अरविंद सिंह जी, मैं इसी बात पर आता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब को, मनमोहन सिंह जी को गरीबों बोल देना चाहिए तो झंझट ही नहीं होता कि भाई पहला अधिकार गरीबों का, तो उसमें कोई लठ लेके नहीं चलता। या अगर मान लीजिए एसटी एससी ओबीसी भी बोलते थे तो भी कोई खुली खुलापत नहीं कर सकता था, वो उसका भी मसला अलग है। लेकिन खैर उनका भी वक्त खराब रहा होगा। अब जब रपट गए तो हरिगंगा। लेकिन मैं दूसरी बात कह पर आता हूं, जब काल्पनिक भय दिखाकर आप खेलना चाहते हैं, क्या मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा सब लोग, जब काल्पनिक भय दिखाकर देश में आप खेलना चाहते हैं क्या, तो आप दूसरे को कैसे रोक सकते हैं? आपने कहा खड़गे जी, राहुल गांधी, सोनिया जी, तीनों को कोट करता हूं, जान लीजिए मोदी को दोबारा सत्ता मिली तो भारत में कभी चुनाव नहीं होगा, वोट नहीं डाल पाओगे। क्या ये घोषणा कहां हुई? नई पार्लियामेंट में हुई, पुरानी पार्लियामेंट में हुई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहां से मसला आया, मैं समझ नहीं। तो जब आप ले आए एक है, जैसे वो नहीं होता खेत में जब फसल हो जाती है तो उसको रखाने के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, वो कपड़े का बना देते हैं उसका नाक मुंह और बांस में डंडे में फंसा के, धोक। हाँ धोक। जब आपने ऐसा किया तो वो आपसे ज्यादा समझदार हैं, वो और बड़ा कर दिए। इसमें क्या समस्या है अरविंद जी? देखिए कहावत है ना, मियाँ की जूती मियाँ के सर पे। जो झूठ आप बार बार फैला रहे थे, जनता को जो डर आप दिखा रहे थे बिना किसी आधार के, और मैं पहले भी कहा मोदी जीत कर आएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ये राहुल गांधी हर मंच से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हर मंच से, कांग्रेस और विपक्ष का हर नेता हर मंच से, मोदी जी दोबारा आएंगे तो चुनाव नहीं होंगे। इसका आधार क्या है? ये कहाँ कहा गया है? इसका आधार क्या था? लेकिन आप कह सकते हैं हर मंच से, और मोदी जी ने तथ्य के आधार पे कहा। मनमोहन सिंह जी का बयान है कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का होगा और उसमें भी विशेषकर मुसलमानों का। और आदरणीय अमिताभ जी हैं, मैंने अपनी बात कही है, इसका फैसला ये कर देंगे और जो ये कहेंगे वो हम मान लेंगे। बीच में साहब भाई केवल अरविंद जी की आवाज बीच में मत बोलिए, ये जो कहेंगे मैं मान लूंगा। अच्छा, दूसरी बात, साहब भाई आप कह रहे थे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। आप बताइए सुप्रीम कोर्ट में झूठ के लिए किसने माफी मांगी है? मोदी जी ने माफी मांगी है, राहुल गांधी ने मांगी है? आपके नेता ने दो बार सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरी बात तो लिखित में जाके माफी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपके बातों पे भरोसा नहीं करेंगे, आप लिख कर माफी मांगो, तो उन्होंने लिख कर माफी मांगी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोलते समय आप ध्यान रखिए, आप बार बार कर रहे हैं, एक बात तो आप प्रूव नहीं कर पाए, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। हकीकत यह है कि नीचे तक यह बात गई है कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और सर्टिफाइड झूठे हैं। अब दूसरी बात, आप चिल्लाते रहिए, नीचे जनता तक आवाज चली गई है कि कांग्रेस चाहती है यदि वो सत्ता में आई तो संसाधनों को, महिलाओं के पास जो सोना है, जो चांदी है, जो मंगलसूत्र है, आपके घोषणा पत्र में है कि आप वैल्यूएशन कराएंगे और उसका वितरण करेंगे। तो ये बात तो चली गई है। मोदी ने आधी बात कही है, जितना आप चिल्लाएंगे वो बात जनता में उतना ही ज्यादा जाएगी। ठीक नहीं, मोदी जी वैसे भी किसी बात को, अब सब अभी आपके पास जाएंगे, फजील अहमद साहब जुड़ गए, उनके पास जाएंगे, अभी रुक जाओ। मोदी जी वैसे भी छोड़ते नहीं हैं, मुद्दा उठाते तो उसको आखिरी मोड़ तक ले जाते हैं, बीच में नहीं छोड़ते ना। कल बोले राजस्थान में, आज अलीगढ़ में बोले, परसों फिर बोलेंगे, 7वें चरण तक बोलेंगे और पूरी दमदारी से बोलेंगे। भाई होना भी यही चाहिए। कांग्रेस ने एक मुद्दा पकड़ा कि देश में संविधान खत्म होने जा रहा है, अब चुनाव नहीं होगा। हर आदमी बोल रहा है, बोलना चाहिए, कमिटमेंट है। फजील अहमद साहब झूठ बोल रहे हैं। अरे रुक जाओ भाई, बीच में नहीं बोलो, ऐसे बीच में नहीं। मेरी बहस का तो तरीका जानते हो यार। फजील अहमद, अब मुझे लगता है, मेरी समझ ये कहती कि अब चुनाव दो नैरेटिव्स पर आ गया। एक, मोदी आए तीसरी बार तो वोट पड़ना बंद हो जाएगा, कांग्रेस ने फैलाया। कहां, किस कागज में लिखा है कांग्रेस में नहीं बता रही। बीजेपी ने नैरेटिव दिया कि कांग्रेस वाले सरकार में आए तो जिसके पास 2 मकान है उसका 1 मकान छीन लेंगे, बहन बेटियों का मंगलसूत्र छीन लेंगे और लुटिया बटुइया तक छीन लेंगे, और उसके बाद उसको बांट देंगे घुसपैठियों में, रोहिंग्यों में, इसमें उसमें। मुझे लग रहा 2 नैरेटिव्स बिल्कुल साफ हो गए जिनके बीच में चुनाव खड़ा है। कैसे देख रहे हैं?
देखिए अमिताभ जी, ये नरेंद्र मोदी ने जब चुनाव में इस तरह से कुछ उनको लगा होगा, इसलिए आ गए हिंदू मुसलमान पर। लेकिन आज तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि हमने कल गलती बोला था, आज वो सही बोले कि हमने पसमानदा मुसलमानों की उन्होंने बात की। और इस देश में आजादी के बाद से दलित को, ओबीसी, एससी, एसटी को जमीन नहीं मिली। हिंदू कोड बिल पास हो गया, सारी जमीनें इन लोगों ने ले लिया, सारी नौकरियां इन लोगों ने ले लिया। सारे संसाधन पर किसका कब्जा है? किसी ओबीसी, एससी, एसटी का कब्जा है? सारे कोई राजा महाराजा, सारे लोग। तो ये सारी चीजें, पसमानदा तो मुसलमान में भी है, हिंदू में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है। तो देश में दलित, ओबीसी, एससी, एसटी ही पसमानदा, उसको हिंदी में पसमानदा, एससी एसटी कहिए, चाहे अंग्रेजी पसमानदा अरबी में कहिए। तो ये निश्चित रूप से इस देश के अंदर दलित, ओबीसी, एससी, एसटी की बात तो होनी चाहिए। और जो बात प्रधानमंत्री ने कल कहा जयपुर में कि अब मनमोहन सिंह की बात, वो कितनी बार प्रूफ हो चुकी है कि वो बात मनमोहन सिंह नहीं, अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान थोड़े हैं, जैन है, पारसी है, ईसाई है। कहाँ है उनके पास जमीन? कहाँ उनके पास संसाधन है? अल्पसंख्यक समाज में सिर्फ मुसलमान नहीं है। ये हमारे भाजपा के लोगों को समझ में नहीं आता है। मुसलमान नहीं है भाई उसके अंदर, जैन है, पारसी है, बौद्ध है, सभी लोग है ना। ठीक, पूरा दलित आज 5 करोड़ लोग बौद्धिस्ट बन गए, उनको भी तो जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सारी बातें जो है, लोग राजनीति को घुला मिला करके अपने पक्ष में ही रखना चाहते हैं। इस देश में ठीक है फजील अहमद, ठीक है। नहीं तो राजनीति करने इसलिए आए, नहीं तो फिर मस्जिद के बाहर नहीं बैठे थे कम्बल ओढ़ के। अरे भाई किसी बात करो, राजनीति करने इसलिए आदमी आता है। की भावनाओं को नहीं, राहुल गांधी अपनी दुकान नहीं खोल के सामान बेच रहे होते। अरे नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अरे रुको भाई, फजील अहमद, रुक जा फजील भाई, अरे रुक जाओ। पसमानदा, कल पसमानदा पर चर्चा करेंगे, गलत बुला लिया क्या आपको? आज पसमानदा पर चर्चा नहीं है, कल करेंगे उस पर चर्चा, तब फिर तुम क्या बात होगी। फजील अहमद साहब को शायद तथ्य नहीं पता हो जाता है, नहीं कई बार पता भी हो, दिमाग में नहीं आ पाता है वक्त पर, क्योंकि गूगल ने ये दिमाग की सोचने की प्रक्रिया सबकी बड़ी शिथिल कर दी है। उन्होंने हमको बताया कि अल्पसंख्यक में केवल मुसलमान थोड़ी न, जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं। भारत में जैन सबसे सरसब्ज धनी मानी लोग, भारत में पारसी सबसे ज्यादा बौद्धिक तौर पर प्रकर्ष पर बैठे लोग, बड़े पदों पर बैठे लोग। फजील अहमद को नहीं पता होगा, भारत में इंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा उदाहरण अगर किसी धर्म के पास है, जाति के पास है, तो वो सिखों के पास है, और उनका वैभव आकाश छू रहा है। इन्हें पता ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं। बताइए, ये हाल है। सच्चर कमेटी ने मुसलमानों के लिए कहा कि ये पंचर बना रहे हैं, ये शरीफा बेच रहे हैं। जैन तो कहीं नहीं कर रहा है ऐसा काम, गजब कर रहे हैं यार। जैनी कहां कम, जैन तो लीड कर रहा है सोसाइटी को। और पता नहीं फजील अहमद को जानकारी होगी कि नहीं होगी, हिंदू उसमें जो जातियां हैं ना, उनमें अगर देखें इंडिविजुअली टैक्स देने का, उस किसी भी जाति के पास वो उतना टैक्स नहीं देती जितना जैन अकेले देते। बिल्कुल। क्या ये नहीं पता? कोई जैन आपने देखा कटोरा लेके कहीं घूमता हुआ ना? उनके मंदिर भी ऐसे जहां फिजियोथेरेपी मुफ्त में हो रही। ये जानकारी तो रखो आप लोग भी यार, कहां कहां क्या कहो, छोड़ो खैर हटाओ। सैफ खान साहब, मैं फिर उसी बुनियादी बात पर आता हूं कि आपने कहा कि हमारे पास पक्की खबर आ गई है, कान में आई है रात में, क्या कि संविधान खत्म हो जाएगा, बाबा साहब का संविधान, आरक्षण और वोट डालने का काम खत्म। आपने भी यही कहा कि मेरे पास पक्की खबर आई है। सुन लो भाई, सवाल तो सुन लो, चिल्ला काय को रहे हो, तनाव में क्यों हो मित्र? अभी तो 7 चरण बाकी हैं, 6 चरण। आपके चैनल पे फिर झूठ बोल रहे हैं अमिताभ जी आपके सामने बैठ के, और आप कह रहे हैं कि चिल्लाओ मत। तो आप अपनी नहीं ऐसे आप अपनी बारी पर उत्तर देंगे, बीच में नहीं चिल्लाएंगे मेरी शो में। अपनी बारी पर तब तक दिमाग में रखो, फिर सारे उत्तर दे दो।
आ रहे हैं ना आपके पास, ऐसे जिरह करोगे तो हम नहीं आएंगे फिर ना। सैफ भाई मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मेरे अपनी एक तरीका है बात करने का, मैं उसी से कर पाऊंगा, आप देख लो, मैं वैसे ही बात कर पाऊंगा, एक तरीका है बात करने का। आपके पास आऊं प्रश्न लेके, निवेदन करूं, तब आप अपना उत्तर दीजिए, ये सबसे अच्छा तरीका है, इसमें क्या समस्या क्या है। मैंने आपसे जो पूछा उसका मुझे बता दीजिए कि आपने जब ये कहा कि हमारे पास पक्की जानकारी है वोट नहीं पड़ेगा, इस जानकारी का आधार क्या था कि वोट फिर नहीं पड़ेगा कभी। सैफ खान साहब भी खत्म कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते खत्म? ये 400 से क्यों पार मांग रहे हैं? ये क्या है 400 से पार का? कंप्लीट बहुमत में क्या होता है? आपको संविधान बदलने की जो है क्षमता मिल जाती है, ये होता है। इसलिए 400 का नारा लगा रहे हैं। और ये जाहिल जो यहाँ पे बैठे हुए जो इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि जो है माइनॉरिटी, नहीं आप इनको जाहिल कहोगे या आपको मूर्ख कहेंगे? भैया एक बात ध्यान रखना, इनको तुम जाहिल कहोगे, तुमको मूर्ख कहेंगे, ये ध्यान रखो। ठीक है भाई, आप लोग इनको मूर्ख कहो। अपने शब्द मत डालिए, सुनिए, अपना शब्द मत डालिए बीच में। नहीं नहीं, ये मेरे शो में सब ड्रामा थोड़ी कर सकते हो कि जाहिल बोलोगे किसी को यार। ऐसे जाहिल बैठ के जो ये कहते हैं कि मुस्लिम्स के लिए बोला, माइनॉरिटी के लिए बोला है, और सभी जातियां उसमें आती हैं, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुसलमान सब लोग आते हैं उसमें। ये क्या जानते नहीं क्या उसमें कि क्या बोला गया था? यहाँ पे बैठ के जो है चैनल के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, आपके सामने झूठ बोल रहा है अमिताभ जी। क्या ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था मनमोहन सिंह जी की तरफ से? आपसे सवाल अमिताभ जी, मेरा सवाल ये जो आपसे था उसका जवाब नहीं दिया कि बस भारत, रुक जाओ, अब रुकिए जवाब, एक मिनट ना, अब रुकना होगा। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप खड़गे जी के पास ये कहां से चिट्ठी आई, तार आया, SMS आया, व्हाट्सएप आया कि भारत में वोट बंद होने जा रहा है? किसने बोला? किसने बोला भैया? फिर बोला था झूठ, झूठ तो बोला ही गया था। 15 लाख रुपए का, 6 दिनों का, बुलेट ट्रेनों का, स्मार्ट सिटीज का, बिल्कुल सही किया आपने। मैंने क्या निवेदन किया? अब आपको सुनिए, आपको अब जो है, अब आपको सुनिए मेरी बात, आगे बात, आगे अभी आप समझ ही नहीं पा रहे, रुक जाओ, आगे बात आ गई, अभी रुक दीजिए बात। ऋचा सिंह, मैं तो बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस आएगी, हिंदुओं का सामान सट्टा छीन के मुसलमानों को दे देगी, घुसपैठियों को दे देगी, रोहिंग्या को दे देगी, आदि आदि, एक नैरेटिव है। दूसरा नैरेटिव है अब की वोट डाल लो, अगर मोदी जीत गए तो कबू जिंदगी में वोट नहीं डाल पाइयो, यूपी की भाषा में, ठीक, लोक भाषा में। इन दोनों का युद्ध है नहीं, इधर वालों ने भी ब्रह्मास्त्र चल दिया, उधर वालों ने भी चल दिया, अब जनता तय करेगी। अब यहां चिल्लाने से क्या फायदा? ऋचा सिंह जी देखिए, सैफ अली खान जी जिस तरीके से लोगों के लिए जाहिल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, असल में कांग्रेस की सच्चाई यही है कि ये जनता को जाहिल समझती है, लेकिन जनता इनके मैनिफेस्टो को समझती है। अमिताभ सर, जिस मैनिफेस्टो में ये लिखते हैं कि धर्म के आधार पर अलग से फेलोशिप होगी, जिसमें ये लगते हैं कि धर्म के आधार पर पहला संसाधन पे हक मुस्लिमों का होगा, जिस पर ये कहते हैं कि अलग से धर्म के आधार पर पर्सनल लॉस को ये सुरक्षित करेंगे। तो बार बार मुस्लिमों को अपवाद स्थिति में रखने का काम, सृष्टि करने की राजनीति का काम कांग्रेस है। और रही संशोधन की बात, सैफ जी मुझे अपनी बात करने दीजिए, चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता सब जानती है। अगर इस देश में संविधान की बात की जाए तो इस देश के संविधान को सुरक्षित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। संविधान में सबसे अधिक बार संशोधन, 80% से अधिक बार संशोधन कांग्रेस की सरकार ने किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने फंडामेंटल राइट्स तक को खत्म करने का काम किया, संविधान में संशोधन करने का काम इंदिरा गांधी ने किया। सबसे ज्यादा बार संविधान में संशोधन कांग्रेस ने किया, आपने तो फंडामेंटल राइट्स तक को सस्पेंड कर दिया। रही मुसलमानों की बात, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ठंडा कराओ यार, गर्म कर रहा है, मैनिफेस्टो दिखाओ आप जो है। अगली बार झूठ मत बोलिएगा मेरे सामने, खास करके जो है मैं चेतावनी देता हूं आपको, और मैं यकीन दिलाता हूं कि लीगल एक्शन आपके लिए, आपके खिलाफ
बिल्कुल लिया जाएगा। और ऐसे झूठों से अमिताभ जी बंटवारा नहीं करते। हम जब 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसमें हिंदू और मुसलमान के आधार पर बंटवारा नहीं करते। आपने इस देश के मुसलमानों का हक रोहिंग्याओं को और इस देश के घुसपैठियों को भी काम करना चाहते हैं। ठीक, अब दोनों लोग रुकिए, दोनों ऋचा जी भी और सैफ खान भी, दोनों लोग रुकिए। मैं कांग्रेस, दोनों लोग दोनों की आवाज रोक दीजिए। ये अपनी सभाओं में करो जाके, यहाँ नहीं। यहाँ एक सिस्टम से काम हो सकता है, ये बाकी नहीं तो जनसभा करो, यहाँ नहीं।